नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज स्पेशल शो में हम बात करेंगे सीरिया की, क्योंकि दुनिया की नजरें इस वक्त सीरिया पर हैं। बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के बाद अब विद्रोहियों का कब्जा है। ऐसे विद्रोहियों ने उन जेलों के ताले खोल दिए हैं जहां ज्यादातर असद के विरोधियों को कैद किया गया था। ऐसी एक जेल सैदनाया जेल है जिसे खोल दिया गया है। यहाँ की तस्वीरें देखकर दुनिया दंग है। सीरिया में हालात बदलने के बाद सीरिया के शरणार्थियों के वतन वापसी की राह खुलती दिख रही है। तुर्की में सीरिया से भागकर शरण लिए हुए लाखों लोग हैं। अब उनकी वापसी के लिए तुर्की ने सीमाएं खोलने का फैसला किया है। वहीं खबर यह भी है कि सीरिया में बदलते हालात के बीच इजरायल की सेना दोनों देशों के बफर जोन में घुस गई है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि असद के भागने के बाद सीरिया में काफी उथल पुथल बाकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कैद खाने में अपनों की तलाश की जा रही है। तुर्की के वापस लौटेंगे शरणार्थी, ये बात जो है लोगों के दिलों में घर कर गई है। और सीरिया में ऑपरेशन इजरायल जो है अभी भी जारी है। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर दुनिया दंग है। 13 साल के विद्रोह ने आखिरकार बशर अल असद को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही सीरिया की बागडोर हयात तहरीर अल शाम के हाथों में आ गई है, जिसके बाद विद्रोहियों ने सरकारी जेलों में सालों से बंद कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है। इनमें सबसे बदनाम जेल सैदनाया जेल है, जिसे सीरिया का डेथ कैंप भी कहा जाता है। दरअसल 2011 में विरोध प्रदर्शन के बाद से ही असद सरकार ने हजारों विरोधियों को जेलों में डाल दिया था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन हालात बदलने के बाद उन जेलों के ताले तोड़ दिए गए ताकि असद के सताए हुए लोग बाहर आ सकें। इस बीच लोग सबसे पहले उस सैदनाया जेल पहुंचे जहां उनके अपने बंद थे। लेकिन यहाँ की जेल देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कैद लोगों पर क्या गुजरी होगी। तमाम लोग जमीन के भीतर बनी बैरक्स में बंद थे, जिन्हें केवल सीसीटीवी कैमरों के जरिए ही देखा जा सकता था। हालांकि बहुत से कैदियों को दीवारें तोड़कर भी निकाला गया। ऐसी भी तमाम बैरक्स हैं जहां मिली जिनके दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक हैं, जो स्पेशल पासवर्ड से ही खुलते हैं। फिलहाल यहां से लोग अपनों को निकालने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं क्या है सीरिया की इस जेल की कहानी, जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। दरअसल विद्रोहियों के कब्जे के बाद लोगों को सीरिया में कैद से आजादी दी जा रही है। इसमें ज्यादातर लोग वो हैं जिन्हें असद की खिलाफत की वजह से जेल में डाला गया था। सीरिया की सबसे बदनाम सैदनाया जेल से भी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये जेल असद सरकार की यातना का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती है। माना यह जा रहा है कि इस जेल में 30,000 से ज्यादा लोगों को यातनाएं जो है यहाँ दी गई थी। 2011 में ये जेल सीरिया में डर का दूसरा नाम बनी थी। असद के देश से भागने के बाद यहाँ बड़ी संख्या में अपनों को तलाशने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये जेल जमीन के अंदर है, जहां हजारों कैदियों को रखा गया है। बहुत से कैदियों को लोगों ने दीवारें तोड़कर निकाला। जेल के सेल में इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे हैं जो खास कोड से ही खुलते हैं। जेल के दरवाजे खुलने के बाद भी लोग इलेक्ट्रॉनिक सेल में कैद हैं। तो बात सीरिया में मनाए जा रहे इस वक्त जश्न की हो रही है। अभी तक पश्चिम एशिया में इजरायल और हमास या फिर हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही है। दुनिया का फोकस इजरायल के साथ साथ ईरान पर था, लेकिन इस बीच सीरिया में बड़ा परिवर्तन हो गया। 11 दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि सीरिया की 50 साल की सत्ता का अंत हो गया। करीब 10 साल तक गृह युद्ध चला, लेकिन असद की सरकार बनी रही। मगर अचानक विद्रोहियों ने आगे बढ़ना शुरू किया और दमिश्क से असद की हुकूमत को उखाड़ फेंका। विद्रोहियों की जीत पर पूरी दुनिया के समुदाय में इस वक्त खुशी की लहर है।
करीब 13 साल तक जो नहीं हुआ वो सिर्फ 11 दिनों में हो गया। विद्रोही सीरिया की राजधानी में घुसे, मामूली संघर्ष हुआ और विद्रोहियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अभी तक ताकत के जोर पर शासन चलाते आ रहे राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग निकले और हुकूमत विद्रोहियों के हाथ में आ गई। सीरिया में असद का दौर खत्म हुआ तो न सिर्फ सीरिया बल्कि कई देशों में जश्न का दौर शुरू हो गया। तुर्की, ग्रीस, लीबिया, लेबनान और जर्मनी जैसे देशों में जहां बड़ी तादाद में सीरिया के शरणार्थी रहते हैं, खुशियां मनाई गई। एक बेहतर सीरिया की उम्मीद नजर आने लगी। बड़े बुजुर्ग महिलाएं सभी इस ऐतिहासिक पल को नहीं भूलने वाली खुशी में सराबोर दिखे। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने और सत्ता पर विद्रोहियों के काबिज होने की खुशी ऐसी कि कई लोग बेकाबू तक हो गए। कुछ महल में घुस आए और कीमती सामान उठाकर ले गए। कईयों ने तो तोड़फोड़ भी की। कुछ घंटों के लिए राजधानी दमिश्क में कानून व्यवस्था का नाम और निशान तक नहीं रहा, लेकिन जल्द ही विद्रोही सैनिकों ने कमान संभाल ली। सरकारी इमारतों के आगे हथियारबंद लड़ाके खड़े हो गए। तुरंत ही ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त कर ली गई। इस तरह मैसेज दे दिया गया कि सीरिया में हंगामा भर नहीं होगा, बल्कि विद्रोहियों का इरादा देश की सूरत बदलने का है। दमिश्क की मशहूर उम्मेद मस्जिद से अवाम को संबोधित कर रहा ये शख्स अहमद अल शारा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी है। जुलानी की हयात तहरीर अल शम गुट यानी HTS का लीडर है, जिसने देखते ही देखते सीरिया से असद की सरकार को उखाड़ फेंका है। उम्मेद मस्जिद से जोलानी ने जो पैगाम दिया है उसका मतलब है कि अब सीरिया में एक नया दौर शुरू होगा, यानी ईसाइयों का खात्मा नहीं किया जाएगा, किसी धार्मिक समुदाय पर जुल्म नहीं होगा और सीरिया पर सीरिया वालों की हुकूमत चलेगी। सीरिया में इतनी जल्दी हालात बदल जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले तक सेना के दम पर असद पहले की तरह ही शासन चला रहे थे। HTS यानी विद्रोहियों के साथ 2020 से सीज फायर था, इसलिए चिंता की बात भी नहीं थी। मगर 27 नवंबर को संघर्ष शुरू हुआ। 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो के बाद बारी आई हमा शहर की। और देखते ही देखते दारा शहर पर भी कब्जा कर लिया गया। दारा से दमिश्क की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है, इसलिए राजधानी तक पहुंचने और वहां कब्जा जमाने में ज्यादा देर नहीं लगी। जिस तेजी के साथ विद्रोही आगे बढ़े और जितनी आसानी से असद ने घुटने टेके, उससे ये तो साफ हो गया कि असद को ईरान और रूस से मदद नहीं मिली। और जब असद को लग गया कि रूस मदद नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने जान बचाकर रूस निकल जाने में ही भलाई समझी। रूस ने भी कहा कि इंसानियत के नाते बशर अल असद को मॉस्को ने शरण दी है। असद के देश छोड़ने के साथ सीरिया में असद परिवार के 50 साल का शासन खत्म हो गया। बशर के पिता हाफिज अल असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। उनकी मौत के बाद बशर ने साल 2000 में सीरिया की कमान संभाली थी। साल 2011 में जब अरब क्रांति की शुरुआत हुई तो सीरिया में विद्रोही ने मोर्चा खोल दिया, मगर कई साल तक चले गृह युद्ध के बावजूद असद टिके रहे। लेकिन मिडिल ईस्ट के बनते बिगड़ते समीकरण की वजह से हालात ऐसे हो गए कि असद देर तक विद्रोहियों का सामना कर नहीं पाए। पहले ईरान और रूस का सहयोग था, मगर दोनों देश मौजूदा हालात में सीरिया के मोर्चे पर उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए विद्रोहियों के लिए दमिश्क तक पहुंचना आसान होता गया। सीरिया में निजाम बदल चुका है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आगे क्या होगा। क्या सीरिया में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी या सत्ता कब्जाने के लिए अलग अलग गुटों का खूनी संघर्ष शुरू हो जाएगा? अभी इस सवाल का जवाब मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सीरिया में तख्तापलट के बाद अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर देशों ने खुशी जताई है, लेकिन सीरिया की मौजूदा तस्वीर उलझी हुई है। विद्रोही गुट को तो अमेरिका का समर्थन है, लेकिन सीरिया में आईएसआईएस की मौजूदगी अमेरिका के लिए टेंशन है। आशंका ये भी है कि कहीं अब सीरिया और ईरान में तनातनी न हो जाए। सीरिया को लेकर इजरायल और लेबनान जैसे पड़ोसी देशों में भी मंथन चल रहा होगा। कुल मिलाकर इस वक्त सीरिया के जो हालात हैं, वहां से एक रास्ता शांति की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता घमासान की ओर। देखिए रिपोर्ट। सीरिया में सत्ता तो बदल गई, मगर शक्ति संतुलन बिगड़ गया है। अभी ये पूरी तरह साफ नहीं कि देश की कमान किसके हाथ होगी। विद्रोहियों की अगुवाई में सीरिया एक मजबूत देश के तौर पर उभरेगा या फिर बढ़ जाएगा। ये भी साफ नहीं कि सीरिया में कौन सी महाशक्ति किस तरफ होगी। हैरत की बात नहीं कि इस उलझी हुई तस्वीर की वजह से अमेरिका और इजराइल जैसे देश सतर्क हैं। इसीलिए इजराइल ने देर नहीं करते हुए गोलन हाइट से लेकर दक्षिणी पश्चिमी सीरिया के इलाकों में बफर जोन बना लिया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि सीरिया की जमीन पर मौजूद आतंकवादियों के हथियारों के भंडार पर भी अटैक किया गया है, जबकि दक्षिण पूरब में मौजूद अमेरिकी फौज ने इस्लामिक स्टेट्स के आतंकियों पर हमले किए और आईएसआईएस के 75 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। उधर जॉर्डन से लेकर लेबनान तक ने अपने अपने बॉर्डर्स को बंद कर लिया है। असल में मिडिल ईस्ट में सीरिया इजराइल और इराक के बीच में है। लेबनान से सरहद मिलती है, इसलिए ईरान के नजरिए से ये बेहद खास है। अब जबकि असद की सरकार जा चुकी है, सबसे बड़ा असर ईरान पर ही पड़ने वाला है। शिया देश ईरान से सुन्नी विद्रोही दूरी बनाकर चलेंगे, ये जोलानी ने साफ ही कर दिया है और कहा है कि अब सीरिया की सरकार ईरान के इशारे पर नहीं चलेगी। ईरान सीरिया की जमीन से लेबनान तक नहीं पहुंच सकता। सीरिया में अब ईरान के हथियार नहीं दिखेंगे। निश्चित रूप से सीरिया में विद्रोहियों के सत्ता संभालने से ईरान को बड़ा झटका लगा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि विद्रोही गुट जैसा बर्ताव करेंगे, उनके साथ वैसा ही रिश्ता रखेंगे। ईरान की नजर इस बात पर भी है कि अब सीरिया का इजराइल से कैसा रिश्ता बनता है। इधर इजराइल विद्रोहियों के आने से खुश तो है, क्योंकि हिजबुल्लाह और ईरान का कनेक्शन कमजोर पड़ेगा, मगर उसकी अपनी आशंकाएं भी है। Historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. सीरिया में शासन बदलने से फायदा होगा या नुकसान, इसे लेकर अमेरिका भी असमंजस में है। जाते हुए राष्ट्रपति बाइडेन इसे अच्छा मान रहे हैं, वहीं आने वाले राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि सीरिया से कुछ लेना देना नहीं। रूस के करीबी असद को अमेरिका पसंद नहीं करता, इस लिहाज से अमेरिका को खुशी है, मगर खतरा ये है कि जिस जोलानी की हुकूमत सीरिया में आने जा रही है, वो अलकायदा का प्यारा और अमेरिका का इनामी दहशतगर्द रहा है। आशंका है कि उसकी अगुवाई में सीरिया कहीं आतंक का गढ़ न बन जाए। दूसरी चुनौती इस्लामिक स्टेट्स को लेकर है। सीरिया के मौजूदा हालात में आईएसआईएस पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। ऐसा होता है तो अमेरिका की सिरदर्दी बढ़ सकती है। सबसे बड़ी चिंता इस वक्त रूस को होगी। असद की सरकार के दौरान सीरिया रूस का सबसे भरोसेमंद पार्टनर रहा। असद की सरकार को बचाए रखने के लिए 2011 से ही रूस सैनिक और रणनीतिक मदद देता रहा, मगर यूक्रेन युद्ध की वजह से अभी वो खुद उलझा हुआ है। ये जरूर है कि अमेरिका के समर्थन वाला विद्रोही गुट सीरिया में सरकार बनाएगा तो रूस वहाँ कमजोर पड़ जाएगा।
सूरत हाल ये है कि रूस में सीरिया की एम्बेसी पर अधिकारियों ने विद्रोहियों का झंडा फहरा दिया है। सीरिया में पहले भी रूस और अमेरिका जोर आजमाइश करते रहे थे, मगर अब अपना दबदबा बनाने के लिए अगर रूस, अमेरिका, ईरान और इजराइल भिड़ते हैं तो सीरिया अखाड़े में तब्दील हो सकता है। इसलिए अच्छा यही है कि वहाँ सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार बने, खून खराबा बंद हो और अल्पसंख्यकों की हिफाजत हो। पश्चिम एशिया में सीरिया की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसकी पहुंच अहम व्यापार मार्गों और ऊर्जा गलियारों तक है। अगर यहाँ माहौल बेहतर होता है तो इसका फायदा पूरी दुनिया को हो सकता है। अगर यहाँ सत्ता के लिए जंग शुरू हो जाती है तो आशंका है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीरिया को लेकर रूस, अमेरिका, इजराइल और ईरान जैसे देशों की अपनी चिंता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। सीरिया में सत्ता परिवर्तन से भारत को कैसे सतर्क रहना है, बता रहे हैं हमारे खास एक्सपर्ट्स। इस सारे में हमें इंडिया की जियोपॉलिटिक्स भी देखनी चाहिए। यस, हमारे से ज्योग्राफिकली दूर है, मिडिल ईस्ट में जो होगा हमें फर्क पड़ेगा ये वो, बट एक अहम मुद्दा मुझे दिखता है, इस सारे चालों के चलते टर्की की अहमियत बढ़ रही है, और अगर टर्की की अहमियत बढ़ती है तो वो इंडिया के लिए, हमारे लिए वाइडर जियोपॉलिटिक्स में शायद इतनी हैप्पी न्यूज नहीं है, क्योंकि टर्की भारत को लेकर के जो पोजीशंस लेता है वेरी ऑफन वर्ल्ड अफेयर्स में, वो हमें इरिटेट भी करती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना चाहिए इंडिया को कि जो भी सीरिया के नए फॉर्मूले की बात हो रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, उसमें टर्की तो इन्वॉल्व होगा। अभी भी अमेरिका जो इन रेबल ग्रुप से बात कर रहा है वो टर्की के थ्रू मैसेजिंग करवा रहा है, तो पर जो भी ये निकले नया फॉर्मूले के जो डिसाइड करे या यूएन में डिस्कशन इत्यादि होनी है, हमारा तो रोल शायद उनमें कहीं दिखे ना दिखे डायरेक्टली, बट हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या मॉडल जो प्रपोज कर रहे होंगे ना दूसरे लोग, इजराइल, अमेरिका, यूएई, हमें उनको अहमियत या सपोर्ट देना चाहिए, आइडियाज देने चाहिए, ताकि टर्की की इंपॉर्टेंस कम हो। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।